Namaskar, I am Engineer P.K. Tiwari. Today I am going to explain mathematical library functions in Python. तो हमें बताना क्या है, फंक्शंस बताने हैं। कौन से फंक्शन बताने हैं? लाइब्रेरी फंक्शन में कौन से बताने हैं? मैथमेटिकल लाइब्रेरी फंक्शन, ये मैथ फंक्शन बताने हैं। तो हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि फंक्शन क्या होते हैं। फंक्शन क्या होते हैं? फंक्शन का मतलब है जैसे हमने कोई प्रोग्राम लिखा, बड़ा सा प्रोग्राम लिखा, हम क्या करें, उस प्रोग्राम को, ज़्यादा बड़ा प्रोग्राम लिखने से क्या होता है, छोटी सी प्रॉब्लम है तो हमारा प्रोग्राम नहीं चलता। तो हम क्या करते हैं, प्रोग्राम को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। तो जो छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करते हैं, दीज स्मॉल टास्क आर कॉल्ड फंक्शंस। व्हेन वी डिवाइड प्रोग्राम इन डिफरेंट स्मॉल टास्क, दीज स्मॉल टास्क आर कॉल्ड फंक्शंस। तो ये क्या है, फंक्शन है। अब फंक्शन कई तरीके के होते हैं। जैसे कुछ फंक्शन होते हैं जो इनबिल्ट होते हैं। वो क्या होते हैं, जब हम पाइथन यूज करते हैं, प्रोग्राम लिखते हैं, तो वो अपने आप से हमारे पास रहते हैं, इनबिल्ट रहते हैं पाइथन के साथ। तो जब हम उनको कॉल करते हैं तो वो आ जाते हैं। कुछ फंक्शन बिल्ट नहीं रहते। हमें क्या होता है, हमें उनका लाइब्रेरी से उसको इंपोर्ट करना पड़ता है। बहुत सारे मॉड्यूल हैं जिनको हमें लाइब्रेरी से इंपोर्ट करना पड़ता है। उस मॉड्यूल में बहुत सारे फंक्शंस होते हैं। अब कुछ फंक्शन ऐसे जो होते ही नहीं है, या हमें ऐसे फंक्शन की ज़रूरत पड़ती है जो हमें ज़्यादा ज़रूरत है, वो है नहीं। तो उसके लिए हम अपने फंक्शन बना सकते हैं। दीज आर कॉल्ड यूजर डिफाइंड फंक्शन। तो हम कह सकते हैं कि इन जनरल देयर आर 3 टाइप्स ऑफ फंक्शंस इन पाइथन। तो इन जनरल 3 टाइप्स ऑफ फंक्शन इन पाइथन। तो हमारे कौन कौन से फंक्शन होते हैं? लाइब्रेरी फंक्शंस, बिल्ट इन फंक्शंस, यूजर डिफाइंड फंक्शन। यानी जो बिल्ट इन फंक्शन होते हैं वो हम हमेशा रहते हैं, उनको इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती। बगैर इंपोर्ट के वो फंक्शन मिल जाते हैं। जैसे इनपुट है, प्रिंट है, ये सब बगैर इंपोर्ट के मिलते हैं। लेकिन जो मैथ फंक्शन है, अपने आप से ऐसे नहीं मिलेंगे। हमें क्या करना पड़ेगा, मैथ मॉड्यूल को हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा। जब मैथ मॉड्यूल आ जाएगा तब उसमें जो फंक्शन होंगे उनको यूज करेंगे। और सुन, इसमें क्या है, जो मॉड्यूल हम इंपोर्ट करते हैं उसके फंक्शंस को अगर एग्जीक्यूट करना है तो वो मॉड्यूल नेम डॉट करके फंक्शन आते हैं। हम चाहें तो जब इंपोर्ट करते हैं तो एक डुप्लीकेट नेम दे सकते हैं। जैसे मान लिया हमारा मॉड्यूल बड़ा लिखा हुआ, बहुत ज़्यादा बड़ा हो, हमारे मॉड्यूल का नाम ज़्यादा बड़ा हो, तो हम एक छोटा सा निक नेम दे सकते हैं उस मॉड्यूल को एज करके। तो जब हम निक नेम दे देते हैं तो उस मॉड्यूल का नाम लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है, उस निक नेम से काम चल जाता है। तो अगर हम निक नेम नहीं देंगे एज करके, तो जो मॉड्यूल है इंपोर्ट किया है वो मॉड्यूल नेम डॉट फंक्शन नेम होगा। अगर हमने एज करके निक नेम दे दिया है तो वो निक नेम डॉट फंक्शन नेम होगा। तो क्या है, फॉर मैथमेटिकल लाइब्रेरी फंक्शंस वी मस्ट इंपोर्ट मैथ मॉड्यूल। जब तक हम मैथ मॉड्यूल इंपोर्ट नहीं करेंगे, हमारे मैथ लाइब्रेरी फंक्शंस नहीं मिलेंगे। तो हमें इंपोर्ट करना पड़ता है। तो हम इंपोर्ट कैसे करते हैं, हम कहते हैं इंपोर्ट मैथ कहें, हो जाएगा। अगर हम चाहें तो इसी बात को ऐसे भी लिख सकते हैं। हम कह दें इंपोर्ट मैथ एज MA। हम क्या लिख दें, इंपोर्ट मैथ एज MA। तो जहां जहां हम लिखते थे मैथ डॉट, जहां जहां हम लिखते हैं मैथ डॉट फंक्शन नेम, तो वहां फिर हम लिख सकते हैं MA डॉट फंक्शन नेम। तो अगर हम निक नेम एज के बाद देंगे तो फिर वो निक नेम से काम हमारा चल जाता है। तो यहाँ तो छोटा सा नेम है मैथ, MATH मैथ, तो इसलिए हमें निक नेम देने की ज़रूरत नहीं। लेकिन आगे जब ज़रूरत पड़ेगी, जब हम आपको पढ़ाएंगे पाइथन लाइब्रेरीज, तो उसमें हमें बहुत बड़े बड़े हमारी लाइब्रेरीज होती हैं और पार्ट में होती है, तो उसके लिए हम निक नेम दे के काम चलाते हैं। तो उसकी चर्चा हम आगे करेंगे जब हम आपको पाइथन लाइब्रेरीज पढ़ाएंगे। ठीक है, तो हम
जैसे हमने कहा इंपोर्ट मैथ डॉट मैथ एज एम ए, तो अब मैथ लिख कर लिख सकते हैं, एम ए लिख सकते हैं। अगर हमने लिखा इंपोर्ट मैथ तो फिर हमें लिखना पड़ेगा मैथ डॉट फंक्शन नेम। ये डिपेंड करता है कि हमने एज लगाया है या नहीं लगाया। अगर एज लगाया है तो हमारा ये नेम चलेगा, इस नेम को लिखना पड़ेगा फंक्शन से पहले, डॉट के पहले। और अगर एज नहीं लगाया है तो ये नेम लिखना पड़ेगा, यानी मैथ मॉड्यूल नेम लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो अब इसका सेंटेंस क्या होता है, वेरिएबल इज इक्वल टू मैथ डॉट फंक्शन नेम और पैरामीटर। पैरामीटर्स आर आल्सो कॉल्ड आर्गुमेंट्स। व्हेन वी कॉल फंक्शन एंड गिव पैरामीटर, दीज आर कॉल्ड एक्चुअल पैरामीटर्स। फॉर्मल भी होते हैं, क्या होते हैं, जब हम आपको यूजर डिफाइंड फंक्शन पढ़ाएंगे तो बताएंगे कि फॉर्मल पैरामीटर और एक्चुअल पैरामीटर कौन कौन से क्या होते हैं। तो यहाँ पर इतना जान लीजिए कि व्हेन वी कॉल फंक्शन एंड गिव पैरामीटर, दीज आर कॉल्ड एक्चुअल पैरामीटर्स। एक्चुअल, और इनको आप आर्गुमेंट भी कह सकते हैं। तो अब जैसे मान लिया हमने यहाँ लिखा हुआ था एज एम ए, तो यहाँ जो लिखा है मैथ, या मैथ नहीं होगा, फिर क्या हो जाएगा, एम ए डॉट फंक्शन नेम हो जाएगा। अगर हमने मैथ डॉट एज कर इंपोर्ट मैथ एज एम ए कर दिया है तो फिर एम ए चलेगा, यहाँ मैथ लिखे क्या चलेगा, एम ए चलेगा। और अगर हमने केवल लिखा है इंपोर्ट मैथ लिखा है तो फिर एम ए, क्योंकि हमने निकनेम दिया नहीं है, तो जो हमने मॉड्यूल इंपोर्ट किया है वो मॉड्यूल नेम डॉट फंक्शन नेम होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यह क्या हो जाएगा, वेरिएबल इज इक्वल टू, जिसमें वेरिएबल को जिसमें वैल्यू रिटर्न होके आ रही है, फंक्शन की वैल्यू जिसमें रिटर्न होके जो आ रही है तो वो वेरिएबल होगा, और इक्वल फिर मैथ, या अगर हम एज कर दिया, निकनेम दे दिया है तो यहाँ निकनेम हो जाएगा डॉट फंक्शन नेम और पैरामीटर अगर हैं तो, नहीं है तो नहीं। तो अब बहुत सारे फंक्शन होते हैं हमारे मैथ्स के, बहुत फंक्शन है, तो हम कुछ आपको फंक्शन आज एक एक करके एक्सप्लेन करेंगे। तो देखिए पहला फंक्शन क्या है, पहला फंक्शन हमारा है पाव फंक्शन। पाव में दो पैरामीटर चाहिए, पाव में क्या चाहिए, दो पैरामीटर चाहिए, एक दो में क्या होता है, यानी पहला जो पैरामीटर होता है उसकी पावर दूसरा पैरामीटर होती है। जैसे ए कॉमा बी लिखा तो इसका ए रेस पा बी, ए की पावर बी, ए रेस पा बी। जैसे हमने लिखा एग्जाम्पल देखिए, c इज इक्वल टू मैथ डॉट पाव 3,2, तो इसका 3 रेस पा 2 मीन्स 3 इंटू 3 2 टाइम्स मल्टीप्लाई, तो क्या हो जाएगा, 9 आ जाएगा। तो c की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी, 9.0 हो जाएगी। अब अगला फंक्शन हमारा क्या है, अगला फंक्शन है SQRT। SQRT में एक पैरामीटर चाहिए, ये क्या करता है, स्क्वायर रूट निकालता है। ये क्या निकालता है, स्क्वायर रूट। कुछ बच्चे स्क्वायर रूट और स्क्वायर में कंफ्यूज रहते हैं। जैसे हम कहें स्क्वायर ऑफ 4, तो स्क्वायर ऑफ 4 का मतलब है 4 की पावर 2, 4 रेज़ पावर 2 यानी 16, 4 इंटू 4 16। तो अगर हम कहें 4 स्क्वायर दैट इज 16, और अगर हम कहें 4 स्क्वायर रूट ऑफ 4 तो हो जाएगा 2 होगा। तो 4 का स्क्वायर 16 होगा और 4 का स्क्वायर रूट 2 होगा। तो इसमें कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, कुछ बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। तो ये क्या निकालता है, स्क्वायर रूट निकालता है। तो क्या करेगा, ये स्क्वायर रूट निकालेगा, जो नंबर हम पैरामीटर पास करेंगे तो क्या हो जाएगा, डी इक्वल टू मैथ डॉट, यानी हमें मॉड्यूल नेम देना पड़ेगा तब डॉट करके आएगा, मॉड्यूल नेम डॉट फंक्शन नेम। अगर हमने आप निकनेम दे दिया है तो वो निकनेम यहाँ देना पड़ेगा, ये बिल्कुल दिमाग में रख लीजिए। तो यहाँ क्या है, d इज इक्वल टू मैथ डॉट SQRT 4.0, तो ये 4 का स्क्वायर रूट क्या निकलेगा, 2, तो 2.0 आ जाएगा। अगला है सील। सील और फ्लोर दो ऐसे फंक्शन हैं। सील का मतलब है सीलिंग, छत, और फ्लोर का मतलब है फर्श। तो सील फंक्शन क्या करता है, राउंडेड अप करता है, और फ्लोर फंक्शन क्या करता है, राउंडेड डाउन करता है। तो सील फंक्शन में जो हम वैल्यू दे रहे हैं कभी भी उस वैल्यू से छोटी वैल्यू नहीं हो सकती, उसके इक्वल हो सकती है या उससे जस्ट बड़ी होगी, लोवेस्ट बट नॉट लेस देन गिवन नंबर। लोवेस्ट तो होगी, स्मॉलेस्ट होगी, लेकिन जो नंबर दिया है उससे छोटी नहीं हो सकती, उसके इक्वल हो सकती है या उसके जस्ट बड़ी हो सकती है। तो सील में राउंडेड अप होता है और फ्लोर में राउंडेड डाउन होता है। यानी फ्लोर में क्या होगा, फ्लोर में जो
राउंड वैल्यू आएगी, राउंडेड होगी, और जो नंबर हमने दिया है कभी उस नंबर से बड़ी वैल्यू नहीं आएगी, हमेशा उस नंबर के इक्वल आ सकती है या उसके जस्ट एक कप छोटी हो सकती है, कभी भी उससे बड़ी वैल्यू नहीं आ सकती फ्लोर में, और सील में कभी भी उस नंबर से छोटी वैल्यू नहीं हो सकती। सील मतलब सीलिंग, छत ऊपर की तरफ, और फ्लोर का मतलब नीचे की तरफ, फर्श। तो ये याद रखिए, सील मतलब सीलिंग छत, और फ्लोर मतलब फर्श। तो हमेशा याद रहेगा, कभी गड़बड़ नहीं होगा कि यानी राउंडेड अप और राउंडेड डाउन। तो देखिए इसमें क्या है, जैसे हमने लिखा सील में लिखा एज इक्वल टू मैट डॉट सील 4.02। अब 4.02 की वैल्यू क्या बनेगी, 5.0 हो जाएगी, जबकि यहाँ पर 0.02 है, थोड़ा सा पॉइंट है, लेकिन अगर हम लिख देते हैं 4.0 तो ये 4.02 से छोटी हो जाएगी, और सील में ऐसा कभी हो नहीं सकता, उससे छोटी नहीं हो सकती। तो इसलिए क्या आएगा, 5.0 आएगा। आप निगेटिव बहुत ध्यान रखिएगा, निगेटिव नंबर जनरली क्या होता है, निगेटिव बच्चे कंफ्यूज रहते हैं और रॉन्ग कर देते हैं। निगेटिव में जितना बड़ा नंबर होता है उतनी ही वैल्यू छोटी होती है। निगेटिव का मतलब है वो जीरो से कितना कम है। जैसे हम कहें -4, माइनस का 4 का मतलब है जीरो से 4 कम है। हम -10 कहें तो जीरो से 10 कम है। इसका मतलब क्या हुआ, -4 बड़ा है और -10 छोटा है, क्योंकि वो 0 से 10 कम है और -4 0 से 4 कम है। तो वो जितना बड़ा नंबर होता है निगेटिव में उतना ही छोटा होता है, ये याद रखिएगा। जिससे क्योंकि सील में क्या होगा, बड़ी वैल्यू आती है, उससे छोटी नहीं हो सकती, और फ्लोर में क्या होता है, उससे बड़ी नहीं हो सकती, उससे छोटी वैल्यू आती है या उसके बराबर आती है। तो निगेटिव में ही बच्चे मिस्टेक करते हैं। तो निगेटिव में ध्यान रखिएगा कि जितनी बड़ी वैल्यू होती है उतनी ही छोटी होती है। तो इसमें जैसे देखिए हमने लिखा मैट डॉट सील -4.9, तो -4.9 -5 नहीं होगा, -5 जो है -4.9 से छोटा है, और सील में कभी छोटा नहीं हो सकता। तो यहाँ आएगा -4.0। और फ्लोर, जैसे फ्लोर क्या करेगा, ग्रेटेस्ट वैल्यू देगा, लेकिन उससे बड़ी नहीं हो सकती। तो ये क्या हो जाएगा, मैट डॉट फ्लोर 6.9 है तो 7 नहीं हो सकती, क्या होगी, 6.0 होगी, क्योंकि हमेशा उससे बड़ी वैल्यू हो नहीं सकती इस फ्लोर में। और निगेटिव अगर है तो मैट डॉट फ्लोर -7.02, तो ये -7 नहीं हो सकती। -7 जो है -7.02 से बड़ी है, वो हो नहीं सकती फ्लोर में। तो यहाँ आएगा -8.0। तो निगेटिव में ही बच्चे कंफ्यूज होते हैं, तो इसको याद रखिएगा, जितनी बड़ी वैल्यू है निगेटिव में उतनी ही छोटी है, क्योंकि उसका मतलब होता है जीरो से कितना कम है। तो अगला फंक्शन हमारा है लॉग फंक्शन। लॉग फंक्शन एक होता है log10 फंक्शन। लॉग फंक्शन जो है नेचुरल लॉगरिथम वैल्यू देता है। नेचुरल लॉगरिथम मतलब बेस ई का की वैल्यू होती है 2.7 समथिंग। जो स्मॉल ई है, स्मॉल ई की वैल्यू होती है, स्मॉल ई की वैल्यू होती है 2.7 के आसपास होती है, ठीक है। तो ये इसका मतलब 2.7 की बेस क्या है, 2.7, इसको बोलते हैं नेचुरल लॉगरिथम। और लॉग में हम आप चाहें तो बेस चेंज भी कर सकते हैं। बेस यहाँ पर ऑप्शनल है, अगर दे देंगे तो उस बेस के हिसाब से लॉगरिथम करेगा। जैसे यहाँ क्या है, यहाँ पर बेस जो है ऑप्शनल है, तो हमने इसको ब्रैकेट में लिखा है, हम देंगे तो उसके हिसाब से आएगा, नहीं देंगे तो बेस ई के हिसाब से आएगा। बेस ई मतलब ई की वैल्यू होती है 2.7 समथिंग, यानी 2.7 के आसपास होती है ई की वैल्यू, स्मॉल ई। तो जैसे हमने दिखा k = मैट डॉट लॉग 2.7, तो 2.7 की वैल्यू नियर अबाउट 1.0 आएगी। और आप इतना जान लीजिए कि जो लॉग फंक्शन है, लॉग और एक exp फंक्शन होता है, लॉग और exp दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। लॉग में
नेचुरल लॉगरिथम वैल्यू आएगी, यानी बेस ई आएगी। और ई एक्सपी फंक्शन क्या करता है, ई रेस पावर नंबर देता है, ई की पावर जो लिख देते हैं। अगर ई पावर 1 लिख दिया, अगर हम ई की पावर 1 लिख दें तो 1 आ जाएगा, मतलब ई अगर ई की पावर 1 लिख दें तो ई की वैल्यू आ जाएगी, ई की वैल्यू क्या होगी 2.7 समथिंग आ जाएगी। अगर आप निकालना चाहते हैं ई की वैल्यू तो आप लिख दीजिए मैथ डॉट ई एक्सपी, ब्रैकेट में लिख दीजिए 1, तो यानी ई रेस पावर 1, ई रेस पावर 1 मतलब ई की वैल्यू तुरंत मिल जाएगी 2.7 समथिंग। ठीक है, तो अब यहाँ पर तो जो हमारा लॉग फंक्शन है और एक ई एक्सपी फंक्शन है, दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। तो जैसे हमने लिखा 2.7, तो यहाँ पर करीब क्या आएगा 2.7 समथिंग लिखेंगे तो आपका आ जाएगा के वैल्यू 1.0। और लॉग 10 है, लॉग 10 में बेस 10 की वैल्यू आती है, लॉगरिथमिक वैल्यू बेस 10 वाली लॉगरिथमिक वैल्यू मिलेगी आपको लॉग 10 से। तो लॉग 10 में बेस 10 लॉगरिथमिक वैल्यू मिलेगी। जैसे हमने लिखा w इक्वल टू मैथ डॉट लॉग 10, लॉग 10, तो यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, मैथ डॉट लॉग 10 1000 कर दिया तो 1000 में जितने जीरो होते हैं 1 में उतनी वैल्यू आती है, तो w वैल्यू हो जाएगी 3.0 के आसपास। ठीक है, तो ये जो लॉग फंक्शन है वो नेचुरल लॉगरिथम वैल्यू देगा। अगर आप चाहें तो कॉमा करके बेस दे सकते हैं दूसरा, तो उस बेस की लॉगरिथम वैल्यू आएगी। और जो लॉग 10 है बेस 10 से लॉगरिथमिक वैल्यू निकालेगा। और वही अभी हमने बताया EXP ये जो लॉग फंक्शन है इसका जस्ट रिवर्स होता है, तो इट रिटर्न्स ई यानी 2.7 समथिंग रेज टू द पावर ऑफ नंबर। ठीक है, जो हम देंगे, जैसे हमने दिया के इक्वल मैथ डॉट EXP ऑफ 1, EXP ऑफ 1 का मतलब है ई की पावर 1, ई की पावर मतलब स्मॉल ई की वैल्यू, स्मॉल ई की वैल्यू क्या आ जाएगी 2.7 के आसपास आएगी। 2.7 एग्जैक्ट नहीं आएगी, 2.7 के आसपास आएगी, यानी 2.71 करके आती है, तो 2.7 के आसपास होती है। ठीक है, तो ये आपकी वैल्यू हो गई EXP। अगला फंक्शन होता है FABS का मतलब एब्सोल्यूट वैल्यू। ये क्या निकालता है, एब्सोल्यूट वैल्यू निकालता है। एब्सोल्यूट वैल्यू मतलब है अगर हमने नंबर हमारा निगेटिव है, ये FABS क्या करता है, ये साइन रिमूव कर देता है। जब हम कोई साइन नहीं देते हैं तो कोई साइन नहीं देने का मतलब है कि नंबर हमारा पॉजिटिव। तो हम अगर पॉजिटिव नंबर प्लस वाला नंबर देते हैं तो साइन रिमूव कर देगा, तो इसकी वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ेगा पॉजिटिव में, क्योंकि प्लस लिखा हो या ना लिखा हो दोनों का मतलब एक ही होता है साइन में। लेकिन अगर निगेटिव वैल्यू लिखी है तो वो क्या करेगा, माइनस हटा देगा, उसको पॉजिटिव बना देगा। तो FABS फंक्शन क्या करता है, एब्सोल्यूट वैल्यू देता है, यानी साइन को रिमूव कर देता है, चाहे पॉजिटिव हो चाहे निगेटिव, साइन रिमूव कर देगा, यानी उसको पॉजिटिव बना देगा, केवल वैल्यू देता है। तो जैसे हमने दिया इट रिटर्न्स एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ नंबर w मैथ डॉट FABS -45.0, तो क्या आ जाएगा, माइनस हट जाएगा, केवल आपका आएगा 45.0, यानी ये क्या करेगा, साइन को रिमूव कर देता है, यानी पॉजिटिव बना। अगला हमारा फंक्शन है डिग्रीज फंक्शन है। डिग्रीज क्या करता है, ये फंक्शन बहुत अच्छा फंक्शन है। ये क्या करता है, जो हम एंगल होते हैं, एंगल की 2 यूनिट होती हैं, एंगल की 2 यूनिट होती है, एक यूनिट होती है डिग्री, एक होती है रेडियन। और डिग्री और रेडियन 2 यूनिट होती हैं एंगल की, उनके बीच में एक रिलेशन होता है। वो रिलेशन क्या होता है, रिलेशन होता है 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन। अगर इसको हम कहें तो 1 डिग्री इज इक्वल टू 22/7 इंटू 1/180। अगर इसको सॉल्व करें तो यह आएगा 11 और यह आएगा 90। इसका मतलब 1 डिग्री इज इक्वल टू 11/630 रेडियन। ये रिलेशन होता है, ये रिलेशन होता है 1 डिग्री इज इक्वल टू 11/630 रेडियन। तो ये क्या करता है, जो हमारा डिग्रीज फंक्शन है,
डिग्रीज फंक्शन क्या करता है, जो हमने रेडियन में वैल्यू दी है अगर हम रेडियन में दें तो वो डिग्री में कन्वर्ट करके हमें दे देगा। उसके साथ एक और फंक्शन होता है रेडियंस फंक्शन। रेडियंस क्या करता है, अगर हमने डिग्री में दिया है तो उसको रेडियन में दे देगा। डिग्रीज क्या करेगा, अगर हमने रेडियन में दिया है तो डिग्री में देगा। और डिग्रीज क्या करेगा, हमने जो रेडियन दिया डिग्री जैसे हमने दिया ये, अगर हमने रेडियन में दिया तो डिग्रीज फंक्शन क्या करेगा, डिग्री में कन्वर्ट कर देगा। और अगर हम रेडियन फंक्शन लगाएं तो हम उस वैल्यू का देंगे डिग्री में देंगे तो वो रेडियन में दे देगा। तो डिग्रीज क्या करेगा, रेडियन टू डिग्रीज करेगा। और रेडियन फंक्शन क्या करेगा, डिग्रीज टू रेडियन करेगा। ठीक है, ये काम है। यानी डिग्रीज क्या करेगा, रेडियन टू डिग्रीज, और रेडियंस क्या करेगा, डिग्रीज टू रेडियन। तो जैसे हम लिखें d इक्वल टू माई डॉट डिग्रीज 3.14, तो ये डिग्री की वैल्यू आएगी 1.179.91। आप इस फार्मूले से निकाल सकते हैं। ये फार्मूला लगा दीजिए तो आपका निकल आएगा डिग्री से रेडियन, रेडियन से डिग्री। और इससे फंक्शन से भी निकाल सकते हैं, फंक्शन हमारे पास है। तो दो फंक्शन है डिग्रीज एंड रेडियन। डिग्रीज क्या करेगा, जो रेडियन में एंगल दिया है उसको डिग्री में कन्वर्ट कर देगा। और रेडियंस क्या करेगा, जो डिग्री में एंगल दिया है उसको रेडियन में कर देगा। जैसे हमने दिया यही वैल्यू अगर दे दें जो हमने रिटर्न होके आई थी 179.91, तो जो दिया था यहाँ वो आ जाएगा। दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। ठीक है, अगला फंक्शन है एफ मॉड फंक्शन। एफ मॉड का मतलब ये रिमाइंडर निकालता है। तो आप सोचेंगे कि रिमाइंडर के लिए तो हमारे पास ऑपरेटर होता है मॉडुलस परसेंट वाला, तो उससे क्यों नहीं निकाल लेते, निकाल सकते हैं, उससे भी निकाल सकते हैं। लेकिन इसमें दोनों में थोड़ा सा फ़र्क होता है। फ़र्क ये होता है कि जो हमारा हम मॉडुलस लगाते हैं, मॉडुलस लगाते हैं, जैसे हमने लिखा कि x मॉडुलस y, के इक्वल एक्स मॉडुलस y। इसमें क्या होता है, जो मॉडुलस ऑपरेटर है इसमें अगर ये जो लास्ट वाला नंबर होता है इसका साइन वापस आता है, इसका साइन वापस आता है। ठीक है, और जो हमारा एफ मॉड है, एफ मॉड क्या करता है, पहले वाले का साइन वापस आता है। ये डिफरेंस है। ठीक है, तो माई डॉट एफ मॉड 7.4, 3.3 दिया तो करीब करीब 0.8 के आसपास नंबर आएगा, यानी रिमाइंडर निकालेगा, वो भी फ्रैक्शनल में। अगला फंक्शन है फैक्टोरियल। फैक्टोरियल फंक्शन कुछ बच्चों को पता ही नहीं होगा फैक्टोरियल क्या होता है, कुछ को पता होता है। फैक्टोरियल का मतलब होता है प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स फ्रॉम 1 टू गिवन नंबर। प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स फ्रॉम 1 टू गिवन नंबर। जैसे हमने लिखा, हम कहें 5 फैक्टोरियल। 5 फैक्टोरियल का मतलब है 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5, यानी 1 से लेके 5 तक का प्रोडक्ट। अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आएगा 120, यानी 5 फैक्टोरियल क्या हो जाएगी, 120 हो जाएगी। तो ये क्या करता है, फैक्टोरियल फंक्शन इज यूज्ड टू कैलकुलेट फैक्टोरियल वैल्यू ऑफ अ गिवन नंबर। तो फैक्टोरियल क्या होता है, फैक्टोरियल मीन्स प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स फ्रॉम 1 टू गिवन नंबर। जैसे हमने 4 दिया तो 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 यानी 24। अगर हमने 6 दिया तो 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6 यानी 720। तो ये फैक्टोरियल क्या हुआ, 1 से लेके उस नंबर तक का प्रोडक्ट होता है। तो जैसे हमने दिया यहाँ एफ माई डॉट फैक्टोरियल ऑफ 5, तो 5 फैक्टोरियल मतलब क्या, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5, तो हमने निकाला 120, तो 120 आ जाएगा। अगला होता है जीसीडी। जीसीडी का मतलब होता है ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। इसको कुछ लोग हाईएस्ट कॉमन फैक्टर भी कहते हैं। तो आप चाहे उसको कहें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर या उसको आप कहें ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, मतलब वही होता है। ठीक है, तो ये क्या निकालता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालता है, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर निकालता है। दो नंबर का, जो दो नंबर देते हैं उसका ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर कहे हैं या हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कहे, वही मतलब होता है। तो निकालता है, जैसे हमने दिया g इज इक्वल टू माई डॉट जी सी डी 6,8, तो 6 और 8 का ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर निकालेगा।
कैसे निकालते हैं आप लोगों को पता होगा। इसको 6 से डिवाइड करिए 8 को, तो ये 1 टाइम जाएगा, यहाँ 6 आएगा, रिमाइंडर 2 आएगा। 2 से डिवाइड करेंगे 6 तो ये 3 टाइम जाएगा और रिमाइंडर 0 हो जाएगा। जब रिमाइंडर 0 आ जाता है तो जिससे डिवाइड कर रहे होते हैं वही आप उसका HCF कहें या GCD होता है। तो 2 से डिवाइड हो गया तो 2 आएगा, इसलिए इसका आंसर क्या आएगा, G = my dot GCD 6,8, तो G की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 आएगी। तो GCD क्या करता है, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर निकालता है। ठीक है। अब कुछ ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस होते हैं, जैसे ट्रिग्नोमेट्रिकल में 6 होते हैं, साइन, कॉस, टेन, कॉस, कॉसेक, कॉट। तो यहाँ फंक्शन होते हैं साइन, कॉस, टेन। ठीक है। तो साइन, कॉस, लेकिन इसमें क्या होता है, यहाँ पर हम एंगल देते हैं और वैल्यू आती है। अब यहाँ पर एंगल जनरली क्या होता है, हमारे पास एंगल जो होता है वो डिग्री में होता है। तो लेकिन ये जो फंक्शन है साइन, कॉस, टेन फंक्शन जो हैं, ये एंगल जो लेंगे वो रेडियन में लेंगे। अगर आपके पास डिग्री है तो उसको रेडियन में कन्वर्ट करके ही देंगे, तभी हमें सही आंसर मिलेगा, क्योंकि इनको वैल्यू किस फॉर्म में चाहिए, रेडियन में चाहिए। एंगल की वैल्यू रेडियन में चाहिए, तो हम रेडियन फंक्शन लगा दें। रेडियन फंक्शन हमारे पास है तो उसको लगा के हम ऐसा कर सकते हैं। तो क्या करता है, साइन क्या करता है, इट रिटर्न साइन ऑफ एंगल इन रेडियन। जो रेडियन देते हैं, जैसे हमने कहा S = my dot साइन, my dot, तो हमने क्या किया, अब हमारे पास 30 मान लिया 30 डिग्री है, तो 30 डिग्री को हम रेडियन में कन्वर्ट कर लें, रेडियंस फंक्शन लगा के पहले। तो उसको ब्रैकेट के अंदर लिख दें, हमने लिख दिया, क्या लिख दिया, my dot रेडियंस ब्रैकेट में 30। तो 30 का क्या करेगा, ये डिग्री है, डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट कर देगा, जो रेडियन में आ जाएगी वैल्यू, तो साइन अपना काम कर देगा। तो तुरंत साइन 30 की वैल्यू नियर अबाउट 0.5 होती है, तो आ जाएगा S = 0.5 के आसपास आ जाएगी। तो ये काम करेगा। अगला है कॉस। कॉस क्या करेगा, इट रिटर्न कोसाइन वैल्यू ऑफ एंगल इन रेडियन। एंगल हमारा रेडियन में होना चाहिए, तो ये क्या करेगा, रेडियन में देंगे। अगर रेडियन में नहीं है तो क्या करेंगे, डिग्री में है तो रेडियन फंक्शन लगा के बना के उसको यूज कर सकते हैं। जैसे हमने लिखा कॉस माई डॉट रेडियंस 60 कर दिया, तो 60 डिग्री है, 60 डिग्री को वो रेडियन में कन्वर्ट करेगा, तब कॉस निकालेगा कोसाइन वैल्यू। तो कोसाइन वैल्यू 60 की नियर अबाउट 0.5 के आसपास आती है। ठीक है। अब अगला है टेन। टेन क्या करता है, ये टेंजेंट वैल्यू निकालता है, टेंजेंट वैल्यू ऑफ अ गिवन एंगल इन रेडियन। एंगल हमारा रेडियन में होना चाहिए, नहीं है तो उसको कन्वर्ट करेंगे। वो हमने बताया है, चाहे ये फार्मूला लगा कर लीजिए, चाहे आप फंक्शन लगा कर लीजिए, दोनों तरीके आपके पास हैं। तो यहाँ क्या होता है, टेन क्या करेगा, टेंजेंट वैल्यू निकालेगा। तो जैसे हमने लिखा T = my dot tan my dot रेडियंस, जैसे 45 डिग्री है तो 45 डिग्री का टेंजेंट निकालना है वैल्यू, तो डिग्री पहले रेडियन में कन्वर्ट होना चाहिए, तो हमने इसमें लगा दिया रेडियंस फंक्शंस, तो 45 डिग्री रेडियन में कन्वर्ट हो जाएगा। उसके बाद टेन का वैल्यू आ जाएगी, तो नियर अबाउट 1 के आसपास आती है। तो ये हमने आपको मैथमेटिकल फंक्शन बताए, और भी फंक्शन, लेकिन जितनी ज़रूरत थी उतने हमने फंक्शन आपको एक्सप्लेन कर दिया है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आज हमने आपको बताया मैथमेटिकल लाइब्रेरी फंक्शंस इन पाइथन। उसको बताने के लिए हमने बताया कि फंक्शन होते क्या हैं, उनके कितने टाइप हो सकते हैं। तो हमने कौन कौन से बताया टाइप्स, बताया हमने कि लाइब्रेरी फंक्शंस होते हैं, बिल्ट इन फंक्शंस हो सकते हैं, यूजर डिफाइंड जो हम बनाते हैं, जो नहीं होते हैं हम बनाते हैं, तो वो यूजर डिफाइंड फंक्शन होते हैं। इसको हम आगे चर्चा करेंगे। तो हमने ज़्यादातर फंक्शन जो मैथ्स लाइब्रेरी फंक्शन है, मैथमेटिकल लाइब्रेरी फंक्शन है, उनको हमने बता दिया है। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा है तो आप उसको लाइक कर दें। अगर कुछ प्रॉब्लम है, कुछ पूछना चाहते हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर लिख सकते हैं, और सोशल मीडिया में भी लिख सकते हैं, जिसके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है तो बहुत अच्छी बात है। अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कर दें, और सब्सक्रिप्शन के समय वहाँ बगल में बेल आइकन रहता है, उसको ऑल कर दें। ऑल करने से क्या होगा, आपको सारे वीडियो जो आपके हमारे आ रहे हैं
उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा, जिससे क्या होगा, सारे वीडियो आपको मिल जाएंगे बगैर किसी सर्च के। तो इसलिए हम चाहेंगे कि आप ऐसा करें। अगर आपने पहले से सब्सक्राइब कर दिया है तो बार बार सब्सक्राइब करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बार बार करते हैं तो क्या होता है, वो सब्सक्रिप्शन हट जाता है। तो आपको सिर्फ क्या करना है, हमारे वीडियोस देखने हैं, और जब भी वीडियो देखें पूरा वीडियो देखें, क्योंकि पूरा वीडियो देखने से क्या होगा, आपको पता चल जाएगा, क्योंकि हम कुछ ना कुछ नया ज़रूर बताते हैं। और अपने फ्रेंड्स को ज़रूर शेयर करें, जिससे कि आप उनको भी फ़ायदा हो, क्योंकि आपका फ़ायदा हो और आपके फ्रेंड्स का भी फ़ायदा हो, तभी तो अच्छा है। तो अपने फ्रेंड्स को शेयर करें, अपने जानने वालों को शेयर करें। तो आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे कंडीशनल कंट्रोल स्टेटमेंट, यानी कि कैसे चेकिंग करते हैं। तो वो कौन से हैं, जैसे इफ़ एल्स, इफ़ एलिफ, नेस्टेड इफ़। तो इनकी चर्चा हम आगे करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। तो अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।